नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मालती भोजवानी, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूं मेरा ये वीडियो जो कि रिलेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ब्लड टेस्ट होने चाहिए और उनकी महत्वता या उनके इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, घर में खुशी की लहर छा जाती है और महिला सोचने लगती है कि अब थोड़े दिनों में हम डॉक्टर के पास चलते हैं और हमारी क्या क्या जांचें होनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो उसके बारे में हम पता करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये एडवाइस है कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आप पाते हैं तो शुरू के 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में ही अपने डॉक्टर से मुलाकात कर लें, क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी आउटकम के लिए। इसमें से 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, कुछ कंपलसरी टेस्ट होते हैं या इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं और कुछ ऑप्शनल टेस्ट होते हैं। लेकिन इन टेस्टों का बड़ा महत्व है। जैसे ही महिला हमारे चैम्बर में आती है और उनको एक टेस्ट की हम लिस्ट पकड़वाते हैं तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, इतने सारे ब्लड टेस्ट डॉक्टर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी क्या महत्वता है। तो उस महत्वता के बारे में, इम्पॉर्टेंस के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। सबसे ज़रूरी टेस्ट जो फर्स्ट तिमाही के, अब आप पूछेंगे डॉक्टर फर्स्ट तिमाही में क्यों टेस्ट करना है, आप लेट कीजिएगा। नहीं, फर्स्ट तिमाही में टेस्ट इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी जो टेस्टों में जो प्रॉब्लम्स आएगी या कुछ डिफेक्ट्स आएंगे, जो भी कमियां आएगी, वो शुरू के 3 महीने के दौरान ही करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि शुरू के 3 महीने फीटस या होने वाले बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं, उसकी ग्रोथ होती है। उसी दौरान हमें शरीर की हर टेस्ट या हर चीज़ सही रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप स्वस्थ प्रेगनेंसी और स्वस्थ बच्चे की उम्मीद कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी टेस्ट, सबसे पहले में ज़रूरी टेस्ट है जो कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट है। मैं समझती हूँ सभी महिलाओं को पता है और हमारे भारतवर्ष में पाया गया है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, बहुत सारे कारणों से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तत्व है जिसे हम रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज कहेंगे, जो कि हमें जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। यदि हीमोग्लोबिन एक बैंक की तरह है, यदि हमारी बैंक में प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही अच्छा हीमोग्लोबिन है तो हमें उस सफ़र के दौरान उसकी बहुत मदद मिलती है। हम प्रेगनेंसी का सामना अच्छे से कर सकते हैं, हम थकान कम महसूस करेंगे, हम काम अच्छे से कर पाएंगे और प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग या रक्तस्राव या कुछ जटिलताओं के चलते यदि हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम उस स्थिति का सामना अच्छे से कर पाएंगे और हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्तर कितना होता है। अक्सर हीमोग्लोबिन हम डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि कम से कम 11 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी की शुरुआत में हर महिला का होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। और यदि हीमोग्लोबिन महिला का कम है तो उस हिसाब से डाइट प्लान, उस हिसाब से दवाइयाँ देनी पड़ती है। इसका सही है तो हम डाइट प्लान में थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, जैसे 9 ग्राम से हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है, उस प्रेगनेंसी में जटिलताएँ भी ज़्यादा आती है, उनका शिशु का विकास या ग्रोथ जिसे हम कहेंगे वो भी कभी कभी कंप्रोमाइज्ड या वो भी कम रहती है, बच्चे का वज़न कम होने की कुछ शंका रहती है। तो इसी सब चीज़ों के चलते हीमोग्लोबिन का बहुत ही महत्व है। तो हीमोग्लोबिन के साथ आते हैं उसकी फैमिली, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर। CBP लिख के डॉक्टर देगा आपको, और या तो कंप्लीट हीमोग्राम। इसके साथ उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी रक्त कोशिकाओं की मात्रा कितनी है, उसमें WBC कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, उसमें प्लेटलेट्स क्या है, ESR कितना है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है, कुछ चिंताजनक तो नहीं है, आपका ब्लड का क्लॉटिंग ठीक है। जैसे किसी महिला का हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर ये भी सोचेगा कि इसका, जैसे किसी महिला का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डॉक्टर सोचना शुरू करेगा कि हीमोग्लोबिन कम क्यों है। तो उसके फॉलिक एसिड की कमी है, B12 की कमी है
आयरन की कमी है, किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को देखते हुए वो सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। साथ में हीमोग्लोबिनोपैथी करके बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं थैलेसेमिया माइनर या सिकल सेल एनीमिया। ये एक तरीके की बीमारी होती है जो हीमोग्लोबिन के आरबीसीज हैं वो एबनॉर्मल आरबीसीज बनते हैं और उसी को होते महिला हमेशा उसका हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे रहता है। साथ में सेकंड इम्पॉर्टेंट जांच है जो मैं आप बताना चाहूँगी, ब्लड ग्रुप है। हालांकि ब्लड ग्रुप आजकल सभी महिलाओं को पता रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस में रहता है कि ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं, ए, बी, ओ एंड ए बी, और RH पॉजिटिव होता है या RH नेगेटिव होता है। हालांकि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप है और हमें कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी स्थिति आती है तो हमें एकदम से ब्लड मिल सकता है। लेकिन जो RH नेगेटिव मदर्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशल केयर होती है। उन लोगों का यदि उनकी सेकंड प्रेगनेंसी है और उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हमें उनके कुछ स्पेशलाइज टेस्ट, एंटीबॉडी टाइटर्स करने पड़ते हैं, उनको स्पेशलाइज इंजेक्शन लगाना पड़ता है। डिलीवरी के बाद यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो भी उनको एक इंजेक्शन लगता है। तो RH नेगेटिव एक स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए हमें अपना ब्लड ग्रुप पता रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब थर्ड टेस्ट आता है जो कि नेक्स्ट टेस्ट आता है, वो इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग है। कुछ इन्फेक्शंस बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि पूरा ट्रीटमेंट प्लान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बदल देते हैं और वो बच्चों में भी जा सकते हैं। जैसे एक टेस्ट VDRL है, उसको सिफिलिस बोलते हैं, ये टेस्ट पॉजिटिव है माँ का तो बच्चे में भी जा सकता है। सिमिलरली HIV टेस्ट है, वो सारी दुनिया जानती है कि HIV टेस्ट कितना भयानक बीमारी है और जो कि प्रेग्नेंट महिला में उसको उसकी दवाइयाँ लेनी पड़ती है और यदि उसी के बच्चे को भी ये बीमारी जा सकती है, उसकी स्पेशल ढंग से डिलीवरी करानी पड़ सकती है और डॉक्टर को भी ये संक्रमण लग सकता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस B का टेस्ट भी है जो कि इन सब टेस्टों के बारे में पता करना इसीलिए ज़रूरत है कि उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और उसी संक्रमण से हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर भी बच के रह सकता है। दिस आर द स्पेशल टेस्ट, वो ज़रूर कराना चाहिए। इसी तरह से हेपेटाइटिस C का टेस्ट है। सो ये टेस्ट भी इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग में आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है जो कि थायराइड। अब हम आजकल क्या देख रहे हैं, हमें बहुत सारी महिलाओं में थायराइड मिलता है, कुछ महिला थायराइड की दवाई भी लेती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की मात्रा में खूब सारा बदलाव आता है और उनके डोजेस बदलने पड़ते हैं, इसीलिए दिस इज़ आ ऑप्शनल टेस्ट। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल कंपलसरी टेस्ट है, ऑप्शनल टेस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। हमारे पास आने वाले पेशेंट जो भी ये टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं हम उनको ज़रूर से टेस्ट लिखते हैं और यदि ये टेस्ट में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, प्रेगनेंसी के मानकों के माध्यम से यदि ये लगता है कि TSH वैल्यू उनकी 3 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो हम उनको थोड़ी मात्रा थायराइड की देना चाहेंगे या जो ऑलरेडी पेशेंट थायराइड की दवा ले रही है उन केसेस में थायराइड का डोज भी बदला सकता है। और थायराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि बच्चे के विकास में मदद करता है और कभी कभी विकलांगताओं का भी जन्म देता है, इसलिए थायराइड का कंट्रोल रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले मैं एक टेस्ट बताना भूल गई आपको दोस्तों, वो कि ब्लड शुगर का टेस्ट है। आजकल के ज़माने में हम ये भी देखते हैं कि ब्लड शुगर बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, डायबिटीज़ कॉमन होता जा रहा है, महिलाओं का वज़न ज़्यादा है, तो हमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि कोई महिला डायबिटीज़ है और कुछ दवाइयाँ ले रही है तो हमें वो दवाइयाँ भी बदलनी पड़ती है, उसको इंसुलिन पे लाना पड़ता है। और यदि महिला डायबिटीज़ नहीं है तो जैसे वो क्लिनिक में आती है उनका एक रैंडम ब्लड शुगर, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फास्टिंग या भूखे पेट कराएं, एक जैसे आप आए हैं वैसा ही आपका एक शुगर टेस्ट करा के देखना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके साथ GTT का टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और HbA1c, ये दोनों टेस्ट कराना ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है कि यदि महिला डायबिटीज़ है तो उसका पूरा प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट बदल जाता है, उसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी जांचें हैं, वो उस हिसाब से चलती है और उनको इंसुलिन देना पड़ता है या लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइट एडवाइस, ये सब बदल जाता है। इसीलिए शुगर स्क्रीनिंग करना या डायबिटीज़ स्क्रीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जिन महिलाएं ऑलरेडी BP की दवाई ले रही है, कुछ दवाइयाँ ले रही है, उन केसेस में BP की दवाइयाँ बदलनी भी पड़ती है, इसलिए BP भी एक ऐसा टेस्ट है
जो पहली विज़िट में हमें हर एक मरीज़ का या हर एक महिला का जिसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, उनका बीपी लेना बहुत आवश्यक है कि उसका बेसलाइन बीपी कितना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में हालांकि बीपी बहुत बढ़ता नहीं है, कभी कभी कम ही हो जाता है। आगे वाले टाइम में या 7th मंथ ऑनवर्ड्स बीपी का बढ़ना शुरुआत हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि महिला पहले से ही बीपी की पेशेंट है या ये प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है हार्मोन्स के कारण। तो उस हिसाब से उस दवाइयों को भी बदलना पड़ता है। जो दवाइयाँ पेशेंट ले रही है बीपी की, उस दवाइयाँ बदल के प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन शुरुआत करनी पड़ती है। और यदि बीपी की पेशेंट है तो उनका लीवर टेस्ट, उनका किडनी का टेस्ट और उनके जो फिजिशियन के द्वारा एडवाइस किए गए टेस्ट हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है। हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो कई स्टडीज़ ने, साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया है कि विटामिन डी का भी प्रेगनेंसी में रोल है। यदि किसी महिला का विटामिन डी कम लेवल है तो उसकी प्रेगनेंसी में कुछ जटिलताएं आ सकती है, विकास में बाधा बन सकती है बच्चे के। तो उन लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट देना भी ज़रूरी बन सकता है। सो दोस्तों, ये टेस्ट, ये फर्स्ट तिमाही के टेस्ट है। आप पेशेंट्स ये पूछेंगे कि इतने सारे टेस्ट क्यों करना, अब इतनी जल्दी क्या है, हमको तीसरे महीने में फर्स्ट 3 मंथ्स में क्यों करना है? तो मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जितनी शुरुआत से हमें टेस्टों के बारे में पता चल जाए तो हमें ये पता चलता है कि ये पेशेंट की प्रेगनेंसी में आने वाले टाइम में कितनी जटिलता है, कितने कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है और इनकी प्रेगनेंसी कितनी स्मूथ रहेगी या उसमें कुछ ज़्यादा परेशानियां नहीं आएगी। और उस हिसाब से उनकी एडवाइस, उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग, उनकी डाइट प्लानिंग कर सकते हैं। सो ये तो बात होती है फर्स्ट तिमाही की प्रेगनेंसी के ब्लड टेस्ट की। अल्ट्रासाउंड के बारे में बताना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़रूरी एक सिंगल टेस्ट है फर्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला, जो कि हमें ये बताता है कि प्रेगनेंसी स्वस्थ है, पोजीशन ठीक है, सिंगल है, डबल है और कोई उसके साथ बीमारी नहीं है। सेकंड तिमाही के क्या ज़रूरी टेस्ट हैं वो बताना चाहूँगी। जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन की महत्वता बताई कि हीमोग्लोबिन किसी का कम है, किसी का थायराइड डिस्टर्ब है, किसी का शुगर गड़बड़ है। तो जो जो चीज़ों में खराबी आती है या एबनॉर्मलिटी आती है, उन टेस्ट को हम 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसकी सीवियरिटी के हिसाब से हम उसको रिपीट करना चाहेंगे। हीमोग्लोबिन का टेस्ट तो हर 2 महीने में महिला का होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हमारा ब्लड पतला होता जाता है। आरबीसीज़ की मात्रा तो सेम रहती है लेकिन ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। सो यदि किसी महिला का हीमोग्लोबिन फॉर एग्ज़ाम्पल 11 है तो हो सकता है कि दूसरी तिमाही में उसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम रह जाए। तो उसी को लेके उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमेशा अपने खान पान और डॉक्टर की सलाह से जो भी सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने हैं वो आपको लेते रहने चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो आखिरी तक, डिलीवरी होने तक वो बना रहे। और इसी के साथ आपको जैसे थायराइड टेस्ट करने की ज़रूरत है वो कर लेना चाहिए, यदि आपका शुगर गड़बड़ रहता है तो वो कर लेना चाहिए। और दूसरे जो टेस्ट है, वो ज़रूरी वाले जो टेस्ट हैं जो दूसरी तिमाही में होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड के टेस्ट हैं। उसमें एक जेनेटिक स्क्रीनिंग का टेस्ट आता है जिसे हम डबल मार्कर बोलते हैं, ये डाउन स्क्रीनिंग भी बोला जाता है। बच्चों में कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे डाउन्स की बीमारी होती है या उनमें और भी कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जा सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट प्लान किए गए हैं। और ये टेस्ट सारे 18 to 20 वीक्स, मतलब 5 महीने के अंदर हमें ये सारे टेस्ट, जैसे जेनेटिक स्क्रीनिंग है, ड्यूअल मार्कर टेस्ट है, आपका एनॉमली स्कैन है या टारगेट स्कैन बोलते हैं जिसको 4D स्कैन है। तो इसी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे का विकास सही हो रहा है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी या विकलांगता नहीं है और उसकी ग्रोथ होने की, उसकी जो गति है वो या ग्रोथ की जो मात्रा है वो बिल्कुल सही ढंग से ग्रोथ चल रही है। और आपका बीपी का टेस्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके सब मानक सही ढंग से जा रहे हैं। तो दूसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा टेस्ट, सोनोग्राफी के अलावा 2-3 टेस्ट कराने की ही ज़रूरत है। अब आते हम तिमाही में और 7वें महीने में हमें फिर से हमारा एक
ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट या जीटीटी जिसको हम बोलते हैं वो फिर से कराना चाहिए कि अक्सर ये पाया गया है कि हार्मोन्स के चलते, हार्मोन्स शरीर में बढ़ते हुए बीपी को भी जन्म दे सकते हैं, हाई बीपी हो सकता है। यदि हाई बीपी है तो आपका यूरिन का टेस्ट करना पड़ेगा कि उसमें एल्ब्यूमिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बीपी को अच्छे से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपका वेट कैसा बढ़ रहा है, सूजन कैसी है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा। और आपके लीवर एंजाइम्स या लीवर टेस्ट है या किडनी टेस्ट है, ये भी यदि बीपी बढ़ता है तो ये 7वें महीने में कर सकते हैं। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तो सभी लेडीज़ का होना चाहिए इसी तरह से। और एक ग्रोथ स्कैन यदि 7वें महीने में नहीं तो फिर जैसे 9 मंथ की शुरुआत होती है तो हमें ये चिंता होती है कि अब प्लेजेंटल एजिंग तो नहीं हो रही है, बच्चे का विकास सही है, उसकी वेट सही है, उसके आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड सही है, तो हमें एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड जो कि कलर डॉपलर बहुत ही एक ज़रूरी टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को आने वाले टाइम में 9 मंथ के दौरान कोई रिस्क का सामना तो नहीं करना पड़ेगा या उसके डिलीवरी जल्दी तो नहीं करानी पड़ेगी। और यदि कुछ और फैक्टर्स हैं तो हमें अपने हीमोग्लोबिन की जांच और पूरा हीमोग्राम, अपने यूरिन की जांच और ये सब जांचें फिर से रिपीट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आप पूरी तीनों तिमाही के टेस्टों के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रेगनेंसी का सफ़र शुभ रहे ये कामना करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और मेरा YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।